नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका एक बार पुनः द ज्योग्राफी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। विद्यार्थियों, इस प्लेटफॉर्म पर आपको भूगोल विषय से संबंधी जो भी आपके अपने एग्जाम में जो पाठ्यक्रम है आपका, उससे संबंधी आपको पाठ्य सामग्री यहाँ पढ़ने को मिलेगी। वो भी बिल्कुल फ्री में चल रही है अपना कोर्स। अब पिछले 2-3 दिनों से आपने देखा होगा, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी वालों के लिए वापस माहौल बन रहा है कि ज्योग्राफी की पोस्टें आ रही है। ठीक है, तो मैंने पहले भी बोला था, एक बाड़मेर में सर है, नाम बाद में बताऊंगा मैं, वो सर, और एक दूसरा व्यक्ति मैं हूं जो ये कह रहे हैं कि ज्योग्राफी की पोस्टें आएगी। बाकी सब नाम में लगे हुए, नहीं आएगी नहीं आएगी, ऐसा माहौल बना रखा कहीं से। आयोग के अध्यक्ष साहब ने भी बोल दिया कि अभी तक हमारे पास में नहीं था, पर अब ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि पोस्टें आएगी। मैंने पहले भी बोला था, पढ़ना छोड़े नहीं, कंटिन्यू पढ़ते रहे। मैंने बोला था कंटिन्यू पढ़ते रहे, वैकेंसी आएगी तो आपको फायदा होगा। और पढ़ाई छोड़ दी, फिर वैकेंसी आ गई, आप क्या करोगे? ये तो अब कंटिन्यू पढ़ते रहो। जहाँ भी ये सिलेबस मेंशन हो रहा है उसके हिसाब से एनसीईआरटी पढ़े आप, 11-12 की भूगोल की एनसीईआरटी, जहाँ भी आपके भूगोल पाठ्यक्रम में है वहाँ ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ते रहे। और मैं भी यहाँ पे जो ये अपना सिलेबस चल रहा है, मैं भी एनसीईआरटी बेस से ही चल रहा हूँ। तो अभी ये जो आज की क्लास है वो डायरेक्ट सेकंड ग्रेड और एसआई में नहीं है, फिर भी अपन महासागर को पढ़ते हैं ना, तो महासागर ओशनोग्राफी में शुरुआत यहीं से हो रही है। तो आज अपन ओशनोग्राफी का पहला टॉपिक है, लैब असिस्टेंट में ये टॉपिक है, और एसआई में इनडायरेक्टली ये टॉपिक है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आप इसको अगर समुद्र विज्ञान में शुरुआत करते हैं तो आपको इस टॉपिक का अध्ययन होना चाहिए, काफी बेसिक जानकारी है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ओशनोग्राफी में आज की जो क्लास है उसका नाम है विद्यार्थियों, महासागरीय नेतल के ऊंचाओज। महासागरीय नेतल के ऊंचाओज। तो इसमें अपन देखेंगे, जैसे आप देखते हो स्थल रूप पर जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, झीलें हैं, भिन्न भिन्न स्वरूप है स्थल के, विन्यास है, वैसे वैसे आपके महासागरों में भी भिन्न भिन्न स्वरूप है। जिसमें महासागरों में पर्वत है, पठार है, उनके अलग अलग नाम है, पर उस स्वरूप में महासागरीय ऊंचाई में भी भिन्नता पाई जाती है, अलग अलग स्वरूप है ना। तो जैसे स्थल पर स्वरूप है, भिन्नता दिखाई देती, वैसे वैसे महासागरों में भी है, सीधी बात। तो अपन उन्हीं महासागरीय ऊंचाइयों को पढ़ेंगे। उससे पहले ये दे रखा है आपके महासागरों ऊंचाइयों से पहले एक छोटी सी हेडिंग दे रखी यहाँ पे, महासागरीय ऊंचाई। ये तो अपना टॉपिक है ही आज का। इसमें अपन थोड़ा सा इसको भी पढ़ेंगे, इसको जल चक्र, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। देखो, जल चक्र सामान्य डायरेक्ट सीधा कोई एग्जाम में नहीं है, फिर भी लैब असिस्टेंट में डायरेक्ट दे रखा है जल चक्र, आपको जानकारी भी होनी चाहिए। जल चक्र क्या है? देखो, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था पृथ्वी की गतियां, उसके बाद अब ये सेकंड क्लास है, सेकंड प्लेटफॉर्म के हिसाब से। तो जल चक्र में जल आप देखते हो, स्थल पर जहां भी जल है, महासागर है, चाहे आपका झीलें हैं, नदियां हैं, है ना, छोटे नदी नाले, सभी में जल आखिर कर ये आता कहां से है, वापस जाता कहां है? तो जैसे मान लो वर्षा हुई, वर्षा के बाद जल है वो किसी न किसी माध्यम से समुद्र तक पहुंच गया, फिर समुद्रों से वाष्पीकरण की प्रक्रिया से, अपन ने देखा था बादल वाले टॉपिक में, वाष्पीकरण की प्रक्रिया से संघनन के माध्यम से बादल बन के वापस वर्षा कर देते हैं। ये चक्र है। इन चक्रों में विभिन्न जल के स्वरूप है। ठीक है, एक बात मैं और बताना चाहूंगा, सेकंड ग्रेड और एसआई वालों के लिए कुछ टॉपिक जो लैब असिस्टेंट में मैंने करवाए वही है ना। मैंने एनसीईआरटी बेस पे करवाया, आप वहां जाके आराम से प्लेलिस्ट में क्लास में पढ़िए, ऊपर थंबनेल में आपने टॉपिक का नाम दे के वहां से देख ले। फिर भी आपको लगे कोई कंटेंट में कोई दिक्कत है नहीं, आप पूर्ण रूप से भरोसा कर सकते हो। फिर भी आपको लगे कोई टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ने की तो आप कॉमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसको करवा दूंगा। बाकी जो आपके टॉपिक है, जैसे अधिकांश जियोमॉर्फोलॉजी के टॉपिक मैंने करवा रखे हैं, तो वही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। एनसीईआरटी बेस पे चला हूं और एनसीईआरटी ही आपके सेकंड ग्रेड और एसआई के लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है,
तो वो टॉपिक आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जो नहीं है वो मैं कंटिन्यू करवा ही रहा हूँ। ओशनोग्राफी शुरुआत हुई है, बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक को पढ़ेंगे। महासागरीय धाराएं पढ़ेंगे अभी, फिर ज्वार भाटा पढ़ेंगे, फिर परवाल भित्ति पढ़ेंगे, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है। तो आप कंटिन्यू क्लास के साथ में जुड़े रहें, और आज की क्लास को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ठीक है। तो जल चक्र में आप लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था, जल वाष्पीकरण की प्रक्रिया से वाष्प होके संघनन के माध्यम से बादल बन के वर्षा होती है। वर्षा नदी नालों विभिन्न रूपों के माध्यम से वापस सागरों में पहुंच जाता है जल, सागरों से वापस वाष्पीकरण प्रोसेस शुरू होता है। ये एक जल का चक्र है। ये क्या जल का चक्र है? तो जल चक्र को देखेंगे अपन पहले। सबसे जल चक्र का महासागरों, वायुमंडल, भूपृष्ठ, अधः स्थल, जीवों के बीच सतत आदान प्रदान होना जल चक्र कहलाता है। अपन ग्रहण करते हैं, छोड़ देते हैं, जीव जंतु ग्रहण करते हैं, छोड़ देते हैं, पौधे वनस्पति ग्रहण करते हैं, छोड़ देते हैं, आखिर जहां पर भी इकट्ठा होता है वहां से भी वाष्पीकरण प्रक्रिया से रूप परिवर्तन होता है। पृथ्वी के जलमंडल में विभिन्न रूपों अर्थात ठोस, द्रव और गैस के रूप में जल का परिसंचरण है। एक रूप से दूसरे रूप में जल है वो चलता रहता है, परिसंचरण है। जल की उपलब्धता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, जलीय ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की उपलब्धता के कारण ही इसे नीला ग्रह कहा गया है। और जल है तभी यहाँ जीवन है, तभी तो कहा गया जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं। इसलिए पृथ्वी पर जल को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलाए जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार की अपील की जाती है, जागरूकता फैलाई जाती है कि जल को बचाया जाए, स्पेशली वर्षा के जल को संग्रहण किया जाए। अपन जिस क्षेत्र में है, पश्चिमी राजस्थान में, या कह सकते हो आप अरावली के पश्चिम का पूरा राजस्थान, या सूखे राज्य जहां पर भी है, वो लोग जल की उपलब्धता को, इंपोर्टेंस को अच्छी तरह से जानते हैं। जल को कैसे सेव किया जाता है, ठीक है। जहां नदी नाले भरपूर है, नदियां खूब अच्छी खासी है, उत्तरी भारत के, वहां अतिवृष्टि से लोग परेशान है। जबकि कुछ मध्यवर्ती राज्य है, स्पेशली मरुस्थल वाला भाग, और महाराष्ट्र है ना, ये महाराष्ट्र है, आपका कर्नाटक वाला भाग है, तो यहाँ सूखे की मार से अपन त्रस्त है, ठीक है। तो जल के विभिन्न रूप है। जल, पृथ्वी के ऊपर जल है इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं, तभी यहाँ जीवन संभव हुआ है, ठीक है। फिर जल एक नवीनीकरण योग्य चक्रीय संसाधन है। ये चक्रीय नहीं है, चक्रीय संसाधन है ना। प्रतिवर्ष पृथ्वी पर उपलब्ध जल का 1% भाग जल ही जमीन चक्र में संचरित होता है। जो भी पृथ्वी पे उपलब्ध जल है, उसका 1% जल कहां चला जाता है? जमीन के अंदर। जल चक्र के घटक एवं प्रक्रिया। अब देखो, जल चक्र के विभिन्न घटक कौन कौन से और कौन कौन सी प्रक्रिया इनसे होती है। जैसे महासागरों में जो संग्रहित जल है ना, उसमें कौन कौन सी प्रक्रिया होगी? या तो उसका वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होके वाष्पोत्सर्जन होगा, और ऊर्ध्वपातन, है ना, सीधा ठोस में, द्रव है वो सीधा ठोस में ऊर्ध्वपातन। वायुमंडल में जल क्या होगा? वाष्पीकरण की प्रक्रिया से वायुमंडल में जल संघनन होता है, और संघनन होके बादल बन के क्या करते हैं? वर्षा करते हैं। ये प्रक्रिया है, ये घटक है, ठीक है। महासागरों में वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, ऊर्ध्वपातन। वायुमंडल में जल संघनन और वर्षण। हिम बर्फ में पानी का संग्रहण, हिम और बर्फ में पानी का संग्रहण। हिम पिघलने पर नदी नालों के रूप में बहना, हिम का पिघलने पर नदी नालों के रूप में बहना, जहां पर भी हिम है वो पिघलता है, नदी के रूप में जल बहना शुरू हो जाता है। धरातीय जल का बहाव जल धारा के रूप में, ताजा जल व संग्रहण व जल का रिसाव, धरातल के ऊपर जल का बहाव। फिर भूमजल संग्रहण, भूमि के अंदर जो जल है उसका संग्रहण होता है। भूमजल का निवर्तन, विसर्जन, भूमजल का विसर्जन विभिन्न रूपों में, और जैसे नलकूप के द्वारा बाहर निकालना, ओपन वेल के द्वारा बाहर निकालना, ठीक है। फिर इस विभिन्न प्रकार के झरने, ये हो गया किसके घटक? भूमजल की प्रक्रिया। तो ये एक जल चक्र की परिभाषा दी है मैंने आपको, टॉपिक मेंशन कर रखा। अब इसमें कुछ फैक्ट है वो इंपोर्टेंट है, इसके फैक्ट है जो इंपोर्टेंट है, ये वाले, ये बहुत इंपोर्टेंट है आपके लिए इस टॉपिक के अंदर। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल 50.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल, ठीक है, याद रखना। इनमें से 36.106 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जलमंडल है। जो 50 करोड़ वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, उनमें से 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर में लगभग मोटे तौर पर आप बात करें तो क्या है? जल है। शेष पर क्या है? स्थल है। शेष कितना रह गया? लगभग 14.889 करोड़
वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वहां क्या है, स्थल है, अर्थात पृथ्वी पर मोटा क्षेत्र जो है वो जलीय भूभाग है। ठीक है, डॉक्टर लॉन्ग ने 1742 में पृथ्वी पर स्थल जल का अनुपात 1:2.81 अर्थात 26% भाग पर स्थल है और 74% भाग पर जल बताया। यह पहला प्रयास किया था, डॉक्टर लॉन्ग ने पहला प्रयास किया और बताया कि संपूर्ण पृथ्वी के 24% भाग पर स्थल है और 26% भाग पर स्थल है और 74% भाग पर क्या है, जल है। ये लॉन्ग ने बताया था। ठीक है, फिर पृथ्वी पर जल का वितरण, पृथ्वी पर जल का वितरण, अगर आप मानोगे महासागरीय जल है ना, महासागरीय जल ना, थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। महासागरीय जल थोड़ा सा देखना आप, करेक्शन है ना, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। महासागरीय जल है वो है कुल जल का, जैसे मान लो जल का वितरण मान लो 100% है कुल जल, है ना, 100% में 97.25% है वो महासागरों में है। कहां पे है ये, महासागरों में कुल जल का। फिर हिमानी, हिमानिया, हिमानिया एवं हिमपेटियां, हिमानिया एवं हिमपेटियां, ये कितनी है, ये है 2.05%, 2.05%। ठीक है, फिर आप देखोगे तो गड़बड़ है यहाँ पे थोड़ा सा। फिर आप देखोगे भूमिगत जल, इसको काट देता हूं। देखिए महासागरों में कुल जल कितना है, कुल जल का 97.25% भाग। फिर हिमालय और हिमटोपियों के रूप में जल है 2.05%। फिर झीलों के रूप में जल है 0.01%। ठीक है, मृदा में नमी, मृदा में नमी 0.58 है। और ये जो था ना भूमिगत, ये मैं यहां लिख रहा हूं, भूमिगत जल, भूमिगत जल है 0.68%। ठीक है, मान लो टोटल जल को अगर 100 मान ले तो उसका 97.25% तो महासागरों में है, फिर 2.05% हिमालय एवं हिमटोपियों में है और 0.68% भूमिगत जल के रूप में है और 1.01% झीलों के रूप में है। मृदा में कितना है, 0.0058%। फिर वायुमंडल में है 0.001%। फिर नदियों में है 0.001%। अब ये आपको डाटा याद रखना है, ये फिगर आपको याद रखना है। 0.01% है झीलों में और 0.201% है वायुमंडल में, 0.301% है नदियों में। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, फिर शुद्ध जल, ताजा जल का वितरण संपूर्ण पृथ्वी का है 2.6। ये जो 2.5 है, ये 2.5 है, ये 2. ये 2.05% जो शुद्ध जल है, ये जो हिमालय हिमटोपियों का जो शुद्ध जल है ना, उसमें भी वापस अगर देखें तो हिमटोपियों और हिमनद के रूप में पड़ा है 77.23% और भूजल में पड़ा है 9.86%। इसका, ये दोनों फिगर किसके हैं, इसके है, ये 0.05% जो शुद्ध जल है उसका। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वैसे सामान्य रूप में अगर आप देखोगे, यहां लिख देता हूं मैं, सामान्यतः 71% भाग पर क्या है, जल है और 29% भाग पर क्या है, स्थल। ये सामान्य डाटा है और स्पेशली आपको ये याद रखना है। झीलों में 0.01%, भूमि के अंदर 0.68%। ये फैक्ट आपको अच्छे से याद करना है। यहां से सीधा प्रश्न बनेगा मिलान करो वाला। ठीक है, आपको मिलान करना अच्छे से। ठीक है।
है, फिर देखें नेक्स्ट आ जाता है अपना विद्यार्थियों महासागरीय अधोस्थल स्वरूप। एक सेकंड रुकना। महासागरीय अधोस्थल पढ़ने से पहले एक सेकंड रुकना आप। ओके, थोड़ा डाटा चेक किया मैंने, सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये जो करवाए ना कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इसको थोड़ा सा ध्यान से। महासागर में 97.25, हिमटोपिया 2.05, झीलों में 0.01, एक सारणी बना लेना आप नोट्स के अंदर अच्छे से, जैसे सीधा प्रश्न बनेगा। नदियों में 0.001, वायुमंडल में 0.001, मृदा में नमी जो 0.0058%, ये प्रतिशत है टोटल जल का, ठीक है। फिर आप देखोगे अब मुख्य मेन टॉपिक है अपना महासागरीय अधोस्थल का विभाजन या महासागरीय उच्चावच, अधोस्थल का विभाजन या उच्चावच, रिलीफ ऑफ ओशियन, महासागरीय उच्चावच। अब उच्चावच को भिन्न भिन्न भागों में बांटा जाता है, जैसे स्थल के उच्चावच है पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, झरने, वैसे वैसे महासागरों के भी उच्चावच है, ठीक है। तो महासागरीय अधोस्थल को 4 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। पहला महाद्वीपीय शेल्फ या महाद्वीपीय तट, शेल्फ या मग्न तट, शेल्फ या मग्न तट, पहली बात। दूसरी बात महाद्वीपीय ढाल, तीसरी बात समुद्री मैदान, और चौथा है महासागरीय गंभीर, जिसमें स्पेशली पढ़ेंगे अपन गर्त को, ठीक है। महासागरीय, मग्न तट, ढाल, मैदान और गंभीर, जिसमें पढ़ेंगे गर्त को, ठीक है। तो ये 4 मुख्य भाग किए इसके अपन ने, है ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। इस विभाजन के अतिरिक्त भी महासागरीय तली पर कुछ बड़े तथा छोटे उच्चावच संबंधी लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कटकें, कटक, पहाड़ियां, समुद्री टीले, निमग्न द्वीप, खाइयां, खड़, इनको भी देखेंगे अपन, ठीक है। तो महासागरीय अधोस्थल है क्या, थोड़ी सी इसके बारे में, इस चित्र पे आ जाओ आप। ये महासागरों का तलीय उच्चावच है, महासागरों का तलीय उच्चावच है ये वाला भाग। जैसे मान लो ये स्थल, ये तल है, ये क्या है 0 डिग्री तल, ये महासागरीय तल है। इस स्थल से ये जो तलीय भाग है ये इस वे में ये गहराई वाला भाग है, फिर वापस इधर भी वही बात, ये गहराई वाला भाग ये वाला, ठीक है। तो इसको अपन ने 4 भागों में बांटा। देखो सबसे पहला भाग महासागरीय मग्न तट, दूसरा भाग महासागरीय मग्न ढाल, तीसरा भाग महासागरीय मैदान, चौथा भाग गर्त जो उबार के फलस्वरूप है, और वापस ये मैदान का ही भाग है, ठीक है। महासागरों के अंदर अगर आप जाओगे तो तट से शुरुआत करते हैं अपन, ये तट है, मान लो ये पर्वत है कोई, और ये तल है, ये तटवर्ती भाग है। जहां तक जल शुरू नहीं होता है महासागर का, उस वाले भाग तक बोला जाता है महाद्वीपीय मग्न तट। देखना, शब्दों को ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, महासागरों के उच्चावच। महासागरों के उच्चावच को 4 भागों में बांटा, पहली बात। दूसरी बात, पहला भाग महाद्वीपीय मग्न तट, जहां तक तट स्पष्ट स्थल का भाग दिख रहा है। जो ही स्थल समाप्त हुआ, ढाल शुरू हो जाता है और जल और लैप्स करता है, स्थल को जल रहता है यहाँ पे, अर्थात ये स्थल का भाग जल से डूबा रहता है, और मग्न तट के ठीक बाद में आता है, तो उसे मग्न ढाल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, मग्न ढाल। ढाल के बाद में गहराई बढ़ जाती है, ढाल के बाद में जल की गहराई बढ़ जाती है, उस भाग को बोला जाएगा गंभीर महासागरीय मैदान। महाद्वीपीय मग्न तट, ढाल, अब आगे मैदान, ठीक है। अब मैदान के बाद अगर आप देखोगे कुछ ऐसा भाग है जहां पे गर्त पाया जाता है, बहुत गहरे वाले भाग है गर्त, जैसे इंग्लिश में ट्रेंच कहते हैं, ट्रेंच गर्त होता है, लंबे लंबे गहरी गहरी खाइयां सागरों के अंदर जो गर्त कहलाएगी, ट्रेंच, ठीक है। अब ट्रेंच के बाद वापस मैदान आ गया। अगर कंप्लीट महासागर की बात करें तो ये महाद्वीपीय मग्न तट है, ये कंप्लीट महासागर के 8.6% भाग पर है। मग्न ढाल को देखोगे 8.5% भाग पर है। मैदान को देखोगे तो सागरों के 75% भाग पर क्या है, मैदान है, ठीक है। और शेष अगर आप देखोगे
तो 7% भाग पर क्या है, गर्द। ये इनका विभाजन हो गया प्रतिशत में। ये डाटा भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, 8.6% पर मग्न तट है, फिर मग्न ढाल है, फिर मग्न महासागरीय मग्न द्वीप, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, महासागरीय मैदान और महासागरीय। अब देखो दोनों के साथ महाद्वीप महाद्वीप आ रहा है, इसका मतलब यहां तक स्थल का प्रभाव है, बाद में महासागर शुरू हो रहा है, महासागरीय मैदान और महासागरीय गर्त। तो अब तक टोटल 57 गर्तों को खोजा गया है। अभी देखेंगे अपन, इस पे एक एक की बात करेंगे, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, महासागर तट से, स्थल से अगर आप शुरू करोगे तो महासागरों की ओर जाओगे तो सबसे पहले इसका उच्चावच आएगा महाद्वीपीय मग्न तट, दूसरे नंबर पे महाद्वीपीय मग्न ढाल, तीसरे नंबर पे मैदान, और फिर सबसे गहरा वाला भाग होगा वो गर्त कहलाएगा, ठीक है। ये महाद्वीपीय मग्न तट और ढाल के बीच में एक विभाजन होता है, जहां से तट समाप्त होता है और ढाल शुरू होता है, उसे सेल्फ ब्रेक कहते हैं, सेल्फ ब्रेक, ठीक है। तटीय अवकाश, जहां पे महाद्वीपीय मग्न तट और ढाल को विभाजन किया जाता है, उसे सेल्फ ब्रेक कहते हैं, ओके। अब इनको अपन अलग अलग विशेषताओं के हिसाब से पढ़ते हैं, ठीक है। आपको उच्चावच में 4 शब्द याद रखने हैं, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, महासागरीय मैदान और गर्त। इन चारों की विशेषताएं पढ़ते हैं, किसमें कितना प्रतिशत भाग है और किसमें कितनी गहराई है, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहला महाद्वीपीय सेल्फ या महाद्वीपीय मग्न तट, सेल्फ या मग्न तट, इसे महाद्वीपीय मग्न तट भी कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यह महासागर का सबसे उथला भाग है। उथले का अर्थ है कम गहरा, उथले का अर्थ क्या है, कम गहरा, कम गहरा, उथले का अर्थ कम गहरा। उसके बाद इसकी औसत ढाल प्रवणता 1 डिग्री है, जहां पर सेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होते हैं, जिसे सेल्फ अवकाश कहते हैं। देखें इधर, ये सेल्फ है, तट का औसत ढाल 1 डिग्री है, लेकिन ज्यों ही तट के आगे तीव्र ढाल शुरू हो जाता है, उसे सेल्फ अवकाश कहा जाएगा, सेल्फ ब्रेक, सेल्फ अवकाश या सेल्फ ब्रेक। और उसके बाद क्या शुरू हो जाएगा, मग्न ढाल, ठीक है। महाद्वीपीय सेल्फ की औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय सेल्फ साइबेरियन सेल्फ है, जिसकी चौड़ाई 1500 किलोमीटर है। स्टार लगा के याद कर लेना। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय सेल्फ कौन सा है, साइबेरियन सेल्फ है, जिसकी चौड़ाई कितनी है, 1500 किलोमीटर। अगर आप भारत की बात करोगे तो यही लिख देता हूं मैं, भारत पूर्वी तट की चौड़ाई औसत 50 किलोमीटर, पश्चिमी तट की चौड़ाई औसत 150 किलोमीटर, और यहां देखो साइबेरिया की सेल्फ कितनी है, 1500 किलोमीटर। अब यहां समझ गए होंगे आप, भारत का पश्चिमी तट पूर्वी तट से ज्यादा चौड़ा है, ठीक है। फिर देखते हैं, इनकी गहराई 30 मीटर से 600 मीटर तक होती है, किसकी, सेल्फ की। फिर इन पर अवसाद पाए जाते हैं, महासागरीय अवसाद इन पर पाए जाते हैं। किन पर, सेल्फ, जो कि जीवाश्म ईंधन का क्षेत्र बनते हैं। चिली के तट तथा सुमात्रा के पश्चिमी तट पर बहुत ही संकीर्ण सेल्फ पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे महासागरीय सेल्फ, विश्व का सबसे चौड़ा सेल्फ कहां पे है, साइबेरियन तट 1500 किलोमीटर, और आपसे पूछे सबसे संकीर्ण या सबसे कम चौड़ाई वाला सेल्फ कहां पाया जाता है, तो आप बताओगे चिली तट या सुमात्रा के पश्चिमी तट पर, ठीक है, वहां पे संकीर्ण सेल्फ पाए जाते हैं। फिर लिखा हुआ है, यह महासागरों के कुल क्षेत्रफल का 6.8% भाग पर फैले हुए हैं। महासागरों के कुल क्षेत्रफल का 6.8% भाग पर फैला हुआ है, मैंने अभी प्रतिशत शुरू में बताया, ठीक है। तो ये पहला भाग हुआ उच्चावच का, महाद्वीपीय सेल्फ या महाद्वीपीय मग्न तट महासागरों के कुल भाग के 8.6% भाग पर पाया जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा चौड़ा साइबेरियन तट, सबसे संकीर्ण चिली का तट या सुमात्रा का पश्चिमी तट, ठीक है।
भारत का पूर्वी तट 50 किलोमीटर चौड़ा है, पश्चिमी तट 150 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन महाद्वीपीय ढाल। ठीक है, वो मैंने पहले ही बता दिया, महाद्वीपीय ढाल। और यहां लिखा हुआ देखो, महाद्वीपीय बेसिनों तथा महाद्वीपीय शेल्फ मग्न तट के बीच वाला भाग होता है। ये जो ढाल वाला भाग है वो महाद्वीपीय मैदान या बेसिन और महाद्वीपीय शेल्फ के बीच का भाग है, ढालनुमा। ठीक है, इस प्रदेश की ढाल प्रवणता 2 से 5 डिग्री के बीच होती है। इसका जो ढाल है वो कितना होता है, 2 से 5 डिग्री का, 2 से 5 डिग्री का। फिर इसकी गहराई 200 से 3000 मीटर के बीच होती है। अगर आपसे पूछे महाद्वीपीय मग्न तट की गहराई कितनी लिखी थी अपन ने, 200 से 600-700 मीटर तक लगभग। फिर ढाल की पूछे, ढाल तो होता है औसत ढाल 2 से 5 डिग्री, लेकिन इसकी ढाल की गहराई कितनी है, 200 से 3000 मीटर। ठीक है, ढाल का किनारा महाद्वीपों की समाप्ति को इंगित करता है। जिस जगह पे महाद्वीपीय ढाल का किनारा आता है वहां आप देखोगे ये वाला भाग महाद्वीपीय मग्न तट ढाल, ढाल जहां समाप्त हो रहा है, यहां पे मान लो यहां ढाल समाप्त हो रहा है ये, तो जहां पे ढाल समाप्त हो रहा है वहां से आप समझ लो पूर्ण रूप से स्थल शुरू हो जाता है, सॉरी जल। जहां पे महाद्वीपीय मग्न तट और ढाल, ढाल जहां समाप्त हो रहा है वहां आप मानो कि पूर्ण रूप से महासागर शुरू हो जाता है। ठीक है, यहां तक स्थल का प्रभाव रहता है, सागर के अंदर भी, फिर यहां से पूर्ण रूप से सागर शुरू हो जाता है। फिर आप देखना, ढाल का किनारा महाद्वीपों की समाप्ति को इंगित करता है, फिर महासागर शुरू हो जाता है। महासागरों के कुल क्षेत्रफल का 8.5% भाग पर यह फैला हुआ है। इस प्रदेश में कैनियन, कैनियन कैनियन को हिंदी में बोलते हैं गंभीर खड्ड, गंभीर खड्ड, वह खाइयां दिखाई देती है। यहां पे इस वाले भाग पर ये जो ढाल है मग्न ढाल, मग्न ढाल के साथ इस वाले भाग में क्या होता है, मग्न ढाल का जो ये तट है, यहाँ गहरी गहरी खाइयां दिखाई देती है। इन खाइयों को कैनियन कहा गया है, इन खाइयों को कैनियन कहा गया है। ठीक है, फिर देखना नेक्स्ट, अब आता है गंभीर महासागरीय मैदान, है ना। हडसन नदी का कैनियन है जो विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। उदाहरण आपके देखो तो लिख देना हडसन नदी का कैनियन, हडसन नदी का कैनियन। क्या छोड़ो, उदाहरण की आपको जरूरत नहीं है, जहां है वहां लिखा हुआ है आगे, जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो मैंने लिख रखा है। ठीक है, कैनियन हो गया, कैनियन का अर्थ है महाद्वीपीय मग्न जो ढाल है उस पे खाइयां, कैनियन का अर्थ है गहरे गहरे गढ़, गंभीर गढ़, गंभीर गढ़ का अर्थ है गहरे गड्ढे। फिर गंभीर महासागरीय मैदान, डीप सी प्लान, महाद्वीपीय ढाल के समाप्त होते ढाल कम हो जाती है और समतल मैदान शुरू हो जाता है। इसे नित्तल मैदान भी कहते हैं, सागरीय मैदान या नित्तल मैदान। महाद्वीपीय मग्न तट ढाल, अब शुरू हो गया मैदान। मैदान कहां से शुरू होगा, जहां ढाल समाप्त होगा। ढाल पे क्या है, महाद्वीपीय कंदराएं पाई जाती है। मग्न तट, तट और ढाल के बीच में शेल्फ पाए जाते हैं। ये सारे शब्द याद रखना, यही प्रश्न बनेंगे आपके, इन्हीं शब्दों से प्रश्न बनेगा। ठीक है, कई बार तो एग्जाम में इनका क्रम पूछ लिया जाता है। इनकी गहराई 3000 से 6000 मीटर होती है। मैदानों की गहराई 3000 से 6000 मीटर होती है। ये मैदान मृत्तिका एवं गाढ़ से ढके होते हैं, है ना। मृत्तिका एवं क्ले एवं मड, मृत्तिका एवं गाढ़ से ढके होते हैं, बहुत सारा जमा होता है। यह महासागरों के कुल 75% भाग पर फैले होते हैं। ठीक है, महाद्वीपीय मग्न तट कितना था, 8.6% भाग पर। ढाल कितने थे, 8.5% भाग पर। और मैदान कितने, महासागरों के 75% भाग पर मैदान है। 3/4 भाग पर मैदान है, बाकी 1/4 भाग पर तीनों स्थल स्वरूप है। ठीक है, तो आप इससे समझ गए होंगे कि महासागरों में मैदानों का स्वरूप कितना बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट महासागरीय गर्त, ये आगे ओशनिक टिप, ये महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। ये खड़े किनारों वाले संकीर्ण बेसिन होते हैं, 3 से 5 किलोमीटर तक गहरे होते हैं। औसत 5500 मीटर इनकी गहराई होती है। इनकी 5500 मीटर मतलब 5.5 किलोमीटर, इनकी गर्तों की।
ये सक्रिय भूकंप वाले एवं ज्वालामुखी वाले क्षेत्रों से संबंधित होते हैं, जहां पर भी महासागरों के वो भाग जहां पर सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं उन क्षेत्रों से संबंधित है ये भाग। ठीक है, अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, मैंने बताया था आपको प्लेट टेक्टोनिक में अपन ने पढ़ा था अभिसरण अपसरण, है ना, प्लेटों में गतियां होती है। तो जहां अभिसरण और अपसरण होता है वहां पे मैंने बताया था भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं, भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। जहां प्लेटों का अभिसरण होता है, अभिसरण होते हैं, प्लेट है, भारी प्लेट है वो नीचे डेप्थ में मुड़ जाती है और हल्की प्लेट ऊपर वलन मोड़ पड़ जाते हैं उसमें, तो उनके बीच में गर्तों का निर्माण होता है, गर्त चाप, है ना, द्वीपीय चाप, जैसे जापान द्वीप समूह है पूरा द्वीपीय चाप का उदाहरण है। ठीक है, तो ये गर्त बनते हैं प्लेटों के अभिसरण के सहारे, इसीलिए लिखा हुआ देखो यहाँ वे वाले भाग जो भूकंप, सक्रिय भूकंप और ज्वालामुखी वाले क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। अभी तक कुल 57 गर्तों को खोजा गया है। प्रशांत महासागर में 32, अटलांटिक में 19 और हिंद महासागर में 6। इनको भी संख्याओं को याद करना अच्छे से। सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, अलग अलग एग्जाम्स में डायरेक्ट गर्तों के बारे में पूछा गया है। प्रशांत महासागर में अब तक कितना गर्तों की खोज की जा चुकी है? 32, है ना। अटलांटिक महासागर में कितने गर्तों को खोजा गया है? 19 गर्तों को खोजा गया है। और हिंद महासागर में, अपने महासागर में कितने गर्तों को खोजा गया है? 6 गर्तों को। ठीक है, संख्या याद रखना। अब उच्च की कुछ लघु आकृतियां हैं जो पहले ही अपन ने हेडिंग डाला था, महाद्वीपीय बंध तट, ढाल, मैदान और जो महासागरीय गंभीर डाला था उसमें गर्त और कुछ लघु आकृतियां। ये लघु आकृतियां मध्य महासागरीय कटक, कटक पहले पढ़ चुके हैं अपन, देखना लास्ट वीडियो में। कटक क्या है? सागरों के अंदर जो पर्वत श्रेणियां होती है उन्हें कटक कहलाता है। सागरों के अंदर, महासागरों में जो पर्वत श्रृंखलाएं होती है, श्रेणियां होती है लंबी चौड़ी, उन्हें कटक कहा गया है। मध्य महासागरीय कटक पर्वतों की 2 श्रृंखलाओं का बना होता है। इनके शिखर की ऊंचाई 2500 मीटर तक होती है। 2500 मीटर तक सामान्यतः ऊंचाई होती है इनकी। और महासागरों के बीच में 2 पर्वतों की श्रृंखला होती है, 2 पर्वतों की श्रृंखला, उन्हें क्या बोला जाएगा? कटक। ध्यान देना, कटक क्या है? महासागरीय पर्वत है, सामान्यतः 2500 मीटर इनकी ऊंचाई होती है। 2 बातें कटक के बारे में याद रखना। आइसलैंड जो मध्य अटलांटिक कटक का एक भाग है। विश्व का सबसे लंबा कटक कहां पे है? अटलांटिक महासागर में, है ना। कहां पे है? अटलांटिक महासागर में। आइसलैंड से बोवेट द्वीप तक 14,400 किलोमीटर की लंबाई में, उसी का एक भाग है ये आइसलैंड कटक। यहां पे लिख रहा हूं, आइसलैंड से बोवेट द्वीप तक, बोवेट द्वीप तक 14,400 किलोमीटर, विश्व का सबसे लंबा कटक, विश्व का सबसे लंबा कटक, सबसे लंबा कटक कहां पे है? ये अटलांटिक में, ये लिखा हुआ है अटलांटिक में, है ना। कहां पे है? अटलांटिक महासागर में, आइसलैंड से बोवेट द्वीप तक। तो इसको आप याद कर लेना। नेक्स्ट बात, समुद्री टीला। समुद्री टीला क्या है? देखो, ये नुकीले शिखरों वाले पर्वत है। कटक क्या है? पर्वतों की श्रेणी, श्रृंखला है। और अगर कई सिंगल पर्वत खड़े हैं तो उन्हें आप समुद्री टीले बोलेंगे। नुकीले टीलों वाला पर्वत है जो समुद्री तली से ऊपर की ओर उठता है, लेकिन महासागरों की सतह तक नहीं पहुंचता है। महासागरों की सतह पर तो होता है लेकिन बाहर नहीं दिखता है। महासागरों के तली में होता है, सॉरी, लेकिन बाहर सतह पर नहीं दिखता है, पानी से ऊपर नहीं आ पाता है क्योंकि बहुत अधिक गहराई होती है। तो महासागरों की तली पर ही पाए जाते हैं। इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्गार से होती है। महासागरों में ज्वालामुखी विस्फोट होती है, लावा बाहर आता है, जल के अंदर ही जम जाता है। तो जल के अंदर ही जमने से छितरे हुए रूप में, अलग अलग बिखरे हुए रूप में पर्वत बनते हैं, उन्हें क्या बोलोगे? समुद्री टीला। और समुद्री टीलों की औसत ऊंचाई 3000 से 4500 मीटर तक होती है, अर्थात ये कटक से ऊंचे होते हैं। कटक जो पर्वत श्रेणियां होती है उनकी ऊंचाई 2500 मीटर तक होती है, लेकिन इनकी ऊंचाई 3000 से 4500 मीटर तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सपाट जलमग्न केनियन। ये आगे देखो केनियन, इसीलिए वहां पे कम चर्चा की थी। केनियन क्या होते हैं? महाद्वीपीय मग्न तट और ढाल। महाद्वीपीय ढाल है, ढाल के ऊपर लगातार जल के चलने से, जल के बहने से, जल के साथ जो अवसाद बहता है वो भी अवसाद बहता है, तो लगातार महाद्वीपीय मग्न तटों पे रगड़ खाता है और गहरी गहरी खाइयों का निर्माण करते हैं। उन गंभीर खाइयों को ही क्या बोला गया है? केनियन। ठीक है, ये गहरी घाटियां होती है, ये नदियों के
मुहाने से आगे की ओर विस्तृत होकर महाद्वीपीय शेल्फ तक नजर आती है। उदाहरण के लिए हडसन कैनियन, ये लिखा हुआ, मैंने कहा था ना आगे जहां जरूरत है वहां लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए हडसन कैनियन, ठीक है, याद रखना। फिर महाद्वीपीय निमग्न द्वीप, जलमग्न द्वीप, ये चपटे शिखर वाले समुद्री टीले, इन्हें ग्योट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देना। जितने भी एग्जाम में भूगोल से संबंधित सब में पूछा हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, सब में पूछा गया है ग्योट क्या है। ये ग्योट, ग्योट का है, ये महाद्वीपीय सागरीय, आप समझ सकते हो महासागरों वाले कटक ही है, लेकिन ऊपर से ये चपाट होते हैं, है ना। महासागरीय ये जो समुद्री टीले हैं, ये टीले, ये भी टीले ही है, लेकिन ये ऊपर से क्या है, सपाट है, इसलिए इन्हें ग्योट कहा जाता है। ये चपटे शिखर वाले समुद्री टीले, इन्हें ग्योट भी कहा जाता है। इनका विकास कर्मिक अवतलन से होता है। अकेले प्रशांत महासागर में 10,000 समुद्री टीले और ग्योट पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर में 10,000 समुद्री टीले और ग्योट पाए जाते हैं, ठीक है, तो भी आप आराम से नोट कर देना। तो ये छोटी छोटी स्थल स्वरूप है। फिर आप देखोगे परवाल द्वीप, ये उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले परवाल भित्तियों से युक्त निम्न आकार के द्वीप होते हैं। एक तरह का द्वीप है, एक मूंगा कोरल नाम का एक जीव होता है जो इन द्वीपों का निर्माण करते हैं। आगे पढ़ने वाले हैं अपन इसी ओशनोग्राफी में। आज जो समुद्र विज्ञान शुरू किया उसका पहला टॉपिक है। इसके बाद महासागरों पे 2-3 क्लासेस चलेगी, उसमें महासागरीय धाराएं पढ़ेंगे, विभिन्न महासागरों के नितल के ऊंचाई पढ़ेंगे, उसके बाद अपन ज्वार भाटा पढ़ेंगे, उसके बाद महासागरों के परवाल द्वीप पढ़ेंगे। तो मूंगा कोरल नाम का जीव है, उन जीव से निर्मित द्वीप ही परवाल द्वीप कहलाते हैं, परवाल, ठीक है। तो ये सारी आकृतियां समाप्त हो गई, लघु आकृतियां। मुख्य आकृतियां क्या है महासागरों में, महाद्वीपीय मग्न तट, ढाल, मैदान और गर्त। फिर देखेंगे महासागर क्षेत्रफल के अनुसार प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा है, लगभग 50% जलीय भाग इसी के पास है। अटलांटिक महासागर विश्व का लगभग 24.9% भाग पर फैला हुआ दूसरे नंबर का क्षेत्रफल है। तीसरे नंबर पे हिंद महासागर है, लगभग 21% भाग पर फैला है। चौथा आर्कटिक महासागर है, लगभग 3.97% भाग पर फैला है। पांचवा दक्षिणी महासागर जो अटलांटिक महासागर का ही भाग है, अटलांटिक महासागर का ही इसे जलीय भाग विद्यमान है। जो शेष प्रतिशत रह रहा है वो सारा दक्षिणी महासागर में है। तो महासागर कितने हैं, 5। कुछ बुक्स में 4 दे रखा है, तो आजकल के जो क्वेश्चन आते हैं वो स्पष्ट आते हैं आराम से, तो आप ऑप्शन देख के आंसर कर सकते हो। 5 ही करे अगर दे रखा है, और नहीं दे रखा है तो फिर 4 ही रहेगा, है ना। तो दक्षिणी महासागर भी है जो अंटार्कटिक महासागर है, ठीक है। फिर कुछ प्रमुख गर्तें दे रखी है महासागरों के, गर्तें याद रखना। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में है। इसके आगे लिख देता हूं, विश्व का सबसे गहरा गर्त, विश्व का सबसे गहरा गर्त, सबसे गहरा गर्त, विश्व का सबसे गहरा गर्त, ठीक है। फिर देखना मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में 11,033 मीटर इसकी गहराई है, जो विश्व का सबसे गहरा गर्त है, पहली बात। दूसरी बात टोंगा गर्त, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। कहां पे है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। मेरियाना उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में। टोंगा गर्त है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर में 10,882 मीटर इसकी गहराई है, विश्व का दूसरा सबसे गहरा है। तीसरा फिलीपींस या मिंडानाओ गर्त, ये भी प्रशांत महासागर में है, 10,500 मीटर इसकी गहराई है। चौथा है क्यूरेल या कमचटका, क्यूरेल कमचटका गर्त, ये भी प्रशांत महासागर में, 9,600 मीटर इसकी गहराई है। फिर है प्यूटोरिको गर्त, ये अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है, अटलांटिक का सबसे गहरा। आप लिख सकते हो अंटार्कटिक का सबसे गहरा, अटलांटिक का, अटलांटिक का सबसे गहरा, सबसे गहरा गर्त, ठीक है। फिर टुंडा गर्त, ये हिंद महासागर का सबसे गहरा, टुंडा गर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा। हिंद महासागर का सबसे गहरा, सबसे गहरा गर्त, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त। फिर कर्माडे प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त, जिनकी 10,047 मीटर इसकी गहराई है। तो ये विश्व के प्रमुख गर्त थे, ठीक है विद्यार्थियों। तो एक बार वापस बताता हूं, क्लास को शेयर नहीं किया कर देना, लाइक कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर देना, ठीक है। वापस देखना, महासागरीय ऊंचाई की शुरुआत की थी, सबसे पहले जल चक्र के बारे में पढ़ा,
जल चक्र के बाद जल के विभिन्न प्रतिशत देखे अपन ने, किस जगह पे कितना है, महासागरों में कितना है 97.25%, हिमानियों में कितना है 2.05%, झीलों में 0.01%, मृदा में 0.0058%, वायुमंडल में 0.001%, नदियों में 0.0001%, शुद्ध ताजा जल का 2.5% जो शुद्ध जल है उसका कितना है ये, इसका हिमटोपियों में है लगभग 77% और लगभग 10% भूमि के अंदर है शुद्ध जल का। ठीक है, फिर अपन ने देखा महासागरीय अधः स्थल, जैसे स्थल पर विभिन्न प्रकार के स्वरूप है, रिलीफ है, ऊंचाउच है, वैसे महासागरों में भी ऊंचाउच है और उन ऊंचाउचों को अपन ने 4 भागों में बांटा, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, महासागरीय मैदान और महासागरीय गर्त। ठीक है, तो वापस इन चारों को बांटा। सबसे पहले ये महाद्वीपीय मग्न तट जो संपूर्ण महासागर के 8.6% भाग पर है, फिर महाद्वीपीय मग्न ढाल संपूर्ण का 8.5% है, फिर मैदान संपूर्ण महासागरों के 75% भाग पर है, फिर गर्त संपूर्ण का 7% भाग है। अब तक 57 गर्तों को खोजा गया, ये भी याद रखना है। फिर सबसे पहले महाद्वीपीय मग्न तट, इनकी विशेषता ये 80 किलोमीटर इसकी औसत गहराई है, 30 से 600 मीटर इसकी गहराई है, इन पर अवसाद पाए जाते हैं और विश्व का सबसे चौड़ा शेल्फ है साइबेरियन शेल्फ, सबसे संकीर्ण शेल्फ है चिली का तट या सुमात्रा, भारत का पश्चिमी तट 150 किलोमीटर, पूर्वी तट 50 मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं है मीटर है ना, मीटर, इधर भी मीटर करना, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, मीटर। ठीक है, फिर महाद्वीपीय ढाल में 2 से 5 तक इनकी औसत डिग्री, फिर 3000 मीटर तक इनकी गहराई, 8.5% भाग पर कुल के, फिर गंभीर सागरीय मैदान कुल के 75% भाग पर होते हैं, इन्हें नितल के मैदान भी कहते हैं, 3000 से 6000 मीटर तक इनकी गहराई होती है। फिर गर्त, अब तक 57 गर्तों को खोजा गया, 32 गर्त प्रशांत महासागर में, अटलांटिक में 19 गर्त, हिंद महासागर में 6 गर्त, फिर कुछ लघु आकृतियां जिसमें महासागरीय कटक के बाद समुद्री टीला, जलमग्न कैनियन और ये ग्योट या निमग्न द्वीप जो जलमग्न होते हैं। फिर परवाल द्वीप ऐसे स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे परवाल को पूरा अपन। उसके बाद विभिन्न महासागरों का क्षेत्रफल के अनुसार ये इंपोर्टेंट है, अच्छे से जहां पढ़ते हो वहां लिख के नोट कर लेना इसको। फिर प्रमुख गर्त में विश्व का सबसे गहरा गर्त है आपका मेरियाना ट्रेंच। कौन सा है ये? मेरियाना ट्रेंच। चैलेंजर अभियान चलाया था एक महासागरों में, उस चैलेंजर अभियान के दौरान 1774 में चला था अभियान, उस अभियान के दौरान इस गर्त को खोजा गया था मेरियाना ट्रेंच। ठीक है, विश्व का सबसे गहरा गर्त है। प्यूर्टो गर्त अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है और सुंडा गर्त है वो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। ये कुछ गर्त है, आपको अच्छे से याद रखना। इस तरह से विद्यार्थियों आज की क्लास थी, अच्छे से आप क्लास के साथ में तालमेल बनाएं और एनसीईआरटी बेस पे अपन जो पढ़ रहे हैं उस पर पूर्ण रूप से आप भरोसा करके अच्छे से पढ़ें, अपनी तैयारी को धार दें। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ आपको, जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो आराम से, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ऐसा ही सेकंड ग्रेड उनसे नीचे के जितने भी पेपर हैं उन सभी के लिए क्लासें बहुत यूजफुल है। ठीक है, इसी वे में थोड़ी क्लासें चलेगी अपनी, तो उस हिसाब से आप क्लास के साथ में जुड़े रहें, अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।